बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ मौजूद है सज्जाद मिर्ज़ा। आज के इस प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात के हवाले से, जो एक बार फिर से खटाई में पड़ते नज़र आ रहे हैं। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि मुज़ाकरात को फिर से कोई डेडलॉक लग सकता है। इसकी जो वजह तस्वुर की जा रही है वो ये है कि पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहा करती थी कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे, जो ताकत है वो उनके पास है, जो इक़्तिदार है वो उनके पास है। लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस जो एक मुतालबा था उससे पीछे हट गई और हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो गए, जिसके अंदर अभी तक जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो भी नहीं दिया गया। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से कह रही है कि जो मुज़ाकरात को अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको मुज़ाकरात के प्रोसेस के अंदर शामिल करना पड़ेगा। एक बार फिर से वही मुतालबा। इस पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनके जो रहनुमा हैं वो बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इस पर बात करते हैं कि क्या एक बार फिर से जो मुज़ाकरात है उस पर डेडलॉक लग सकता है। उसके साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करेंगे। पहले की तरह एक बार फिर से इक़्तिदार छोड़ने का और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसको गिराने की धमकी दे दी गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उस पर बात करेंगे। उससे पहले असद कैसर क्या कहते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो इरफान सदीकी हैं वो क्या कहते हैं, वो आपको सुनवाते हैं, फिर आकर बात करते हैं। जी, असल फैसला साजों की बात की जा रही है कि मुज़ाकरात के अमल में वो शमूलियत अख्तियार करें। असल फैसला साज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट को काउंट किया जा सकता है, जिस तरह कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ, जरदारी और ये सब लोग जो लीडरशिप है उनको इंक्लूड किया जाए। इससे पहले मैं दो बातों का जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो खैर यौम इलाक़े कश्मीर है, उसका जिक्र आप करेंगे बाद में कहीं, क्योंकि कश्मीर को हमेशा हम आखिर में ही रखते हैं। लेकिन उसके अलावा एक बहुत अहम दिन ये है कि आज 5 जनवरी है, भुट्टो की यौम पैदाइश है। ठीक है। और भुट्टो हमारे उन लीडर्स में से है जो कायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान में जो लीडरशिप एमर्ज की है उसमें सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा मुतराज़े लीडर थे। ठीक है। मुतराज़े भी थे और बड़े भी थे, कोई शक नहीं इसमें। और उनके आने की वजह से एक पूरी दुनिया उनके खिलाफ भी हुई और उनकी पॉपुलैरिटी का भी ये आलम था कि उस पॉपुलैरिटी के सदके कुछ लोग कहते हैं कि मुल्क टूट गया। सही है। उधर मजीद पॉपुलर हो गए, इधर ये पॉपुलर हो गए और मुल्क जो था वो एक ना रह सका। सही है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो पार्टी बनाई वो आज भी एक मजबूत पार्टी के तौर पर और एक पोलिटिकल पार्टी के तौर पर मौजूद है। सही है। बाकी पार्टियां तो ग्रोह बनते हैं, ये सचमुच पार्टी बनी है। सही है। और उन्होंने बहुत सी इस्लाहात की। यही उनकी बदकिस्मती थी कि जब दुनिया पूरी लेफ्ट की तरफ जा रही थी, एक फजा चली हुई थी, चीन में च्यूएन लाई थे, चेनजी थे, और स्कार्नो और सबादरियो थे, नासर थे, टीटू थे, ये लोग थे। तो भुट्टो साहब ने एक लेफ्ट का नारा लगाया। लेकिन जब ये इन्होंने इस्लाह शुरू की, नेशनलाइजेशन शुरू की, जिसने हमारी मईशत को बिठा के रख दिया और दुआओं को भी जन्नत के नेम पे लेकर आए और छोटी छोटी सनतों को भी नेशनलाइज करना शुरू कर दिया और बहुत सी इस्लाहत की और लेटर एंट्री ब्यूरोक्रेसी में की, कुछ और किया, तो उसके नताइज कुछ नेगेटिव निकले। सही है। लेकिन इसके बावजूद भी आप ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ही वॉज ए मैन विद विजन। और उसने पूरी दुनिया को एक तरह का हिला के रखा था और एक लीडर के तौर पर दुनिया में माने जाते थे। तो उनकी यौम पैदाइश पर आज किसी प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले हमें उनको, मैं उनके मुखालफों में था और आज भी हमारे बहुत साथी जो उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं और सियासत की हालात ये हैं, मैं उस वक्त भी ये अर्ज़ करता हूँ कि फ़लाँ बात तो उनकी नोट करें जिसका नुकसान पहुँचा है। मसलन यही है कि मईशत को जितना नुकसान उनके ज़माने में पहुंचा किसी ज़माने में नहीं पहुंचा। कश्मीर का मसला हम जब आप पूछेंगे उस वक्त कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं पीटीआई के मुज़ाकरात के वाले से। इमरान भुट्टो के बाद इमरान एक ऐसा लीडर बन के उभरा है जो अपनी पॉपुलैरिटी के जोर पर यानी कि बड़ी मजबूती के साथ पाँव जमा के खड़ा है। लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी एक तरफ, उसकी पार्टी नहीं है जिस तरह की पीपल्स पार्टी बन गई। सही है। इस तरह आपने जिक्र किया ग्रो होते हैं। हाँ, वो नहीं कि पॉपुलैरिटी तो है, फैन क्लब तो है, पसंद करने वाले बहुत हैं और शायद भुट्टो से ज्यादा, मुझे नहीं पता। लेकिन भुट्टो की इसमें कोई शक नहीं कि उसने जो पार्टी बनाई थी वो एक बड़ी मजबूत पार्टी है, आज तक वो कायम है। सही है। लाख कह लें कि वो फैमिली पार्टी है। भुट्टो के बाद बेनज़ीर आ गई, बेनज़ीर के बाद उनके मियाँ या उनके बेटे आ गए, यानी उसी खानदान में चलती आ रही है। लेकिन एक जियालों का एक ग्रोह है जो आज ही मौजूद है और नज़रियात रखता है, वो बात करते हैं। ये एक
अब उन्होंने मुज़ाकरा जिसका जिक्र किया, आपने शुरू किए, तो इन्होंने कहा अच्छा पहले हम करते हैं जी, हम तो बात उनसे करेंगे जिनके पास पावर है। ठीक है। और उसका मतलब उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट। सही है। एस्टेब्लिशमेंट के मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल क्लियर लफ्जों में फौज होता है। सही। कि फौज के जो वो अदारे जो कि सियासत में दखल देते हैं, हम उनसे मुज़ाकरा करेंगे। अच्छा भी उनसे करेंगे, इनसे तो करेंगे नहीं, इनके पास तो पावर है, वैसे भी चोर चक्के हैं, ये सियासतदान कहाँ के हैं। सही है। और एक वक्त आया, उन्होंने फिर अपना इस्तेमाल किया, फाइनल कॉल दी, ट्रम्प कार्ड दिया, चार्टर ऑफ डिमांड की बात की, और ये भी सिविल नाफरमानी की बात की, और आखिर में मुज़ाकरात के लिए कि हामी भर दी। ठीक है। मुज़ाकरात शुरू हो गए, उसके लिए टीम मुकर्रर कर दी। ये कहा कि गवर्नमेंट टीम मुकर्रर नहीं कर रही, गवर्नमेंट ने टीम ही मुकर्रर कर दी। अब पहली टीम के जब इजलास हुआ तो उनके 3 बंदे बैठे हुए थे, 3 में से एक बंदा उनकी पार्टी का था, 2 बंदे उनके इत्तेहादी थे। सही है। एक नासिर अब्बास साहब और एक शिया, एक सुन्नी इत्तेहाद के जो उनके साथी थे, हसन रजा क्या नाम, हामिद रजा। ये मौलाना सरदार अहमद साहब की वो एक लेगेसी है, उसको नुमाइंदगा करते हैं। और वो क्या लेगेसी है, बरेलवियों के अंदर उनका क्या मकाम है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन ये एक तरफ वो बैठे हुए, एक तरफ वो बैठे हुए, बीच में बेचारे असद कैसर बैठे हुए। उन्होंने कहा अच्छा ये ज़रा हमें वक्त दे दें, हम ज़रा अब्बानी से पूछ के बाकी लोगों को भी ऑन बोर्ड ला के आपको रिटर्न डिमांड देंगे। तो रिटर्न डिमांड देने का जब वक्त आया तो उन्होंने कहा कि जी अभी इन्होंने मशवरा किया है, तो ज़बानी डिमांड हमारी ये है कि 2 ही डिमांड है कि एक तो हमारे कैदियों को रहा करो, और एक 9 मई के मामले में और 26 नवंबर के मामले में जुडिशल कमीशन कायम करो। ये 2 मुतालबे, लेकिन हमें आपको लिख के देंगे। यानी कि पार्टी इस बात से डरी हुई है कि कल कला को वो अपनी इस कही हुई बात पर उन पर कोई इतराज़ ना आ जाए बानी पीटीआई का। वो इस वक्त बानी से ड्राफ्ट तैयार करके उनसे दिखाकर उनको उस ड्राफ्ट को देना चाहती है। ठीक है। उधर उतनी देर में थिंकिंग पैदा हो गई कि ये तो शायद मुज़ाकरात में हम फंसा रहे हैं, कोई सीरियस नहीं है। मुकदमा था बुशरा बेगम के और इनके खिलाफ जिसका फैसला आना था, उसको डिले किया जा रहा था। 24 से 1 दिन पहले आना था, डिले किया गया। अब उसको दोबारा डिले किया गया, आज कल आना था, डिले किया गया। कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात की वजह से डिले किया जा रहा है कि एक होता ना गाजर और तलवार लटक रही है, तो दिखा के गाजर को वो उनको कहा जा रहा है देखो तुम्हारा मुकदमा जो है वो उसका फैसला आने वाला, वो हम जरा डिले कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे तुम्हारे खिलाफ फैसला, वरना फैसला तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। तो वो डिले कर रहे हैं, तो तुम देखो प्लीज बिहेव। और वो कहते हैं यार ये तो मुझे फंसा रहे हैं, वक्त गेन कर रहे हैं। वो उस बात को जरा लंबा करते हैं। वो कहते हैं हमें मौका मिलना चाहिए कि पार्टी के बानी से हमारी रोज मुलाकात हो सके। और रोज मुलाकात होने के बाद भाई ये तो मुश्किल बात है ना। सही है। एक तरफ तो आपने कहा इंडिपेंडेंट एक टीम बनाई है, दूसरी तरफ रोज आप उस टीम के साथ चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, और टीम और वही उनका एतराज था कि इनकी जो टीम आती है मुज़ाकरा करने के लिए उनका इख्तियार नहीं होता। और अब ये हो गया कि हर बात जो करते हैं वो कहते अच्छा पूछ के बताते हैं कि इस तारीख को करने हैं। सही है, पूछ के बताते हैं। भी वो मीटिंग का जो मसला वो भी चल रहा है। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर साफी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, लाइन पे मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। इफ्तिखार साहब वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। साहब बात तो हम कर रहे हैं उसकी पीटीआई के मुज़ाकरात की और हुकूमत के मुज़ाकरात की, लेकिन उससे पहले मैंने एक थोड़ा कमेंट्स किया है और उस पर आपसे बेहतर राय देने वाला कोई नहीं है कि आज 5 जनवरी है और भुट्टो की यौम सालगिरह है जी, और आप उस कन्वेंशन में शरीक थे जिसमें भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी बनाई थी। क्या महसूस करते हैं इतने साल के बाद? मैंने कहा कि वाहिद लीडर थे, मुतनाज़े भी थे, लेकिन कायदे के बाद वाहिद लीडर आए जो अपना एक शोर भी रखते थे, उन पर एतराज़ात भी बड़े थे, मुतनाज़े भी बड़े थे, लेकिन वो वाहिद आदमी थे जिन्होंने एक पार्टी बनाई। बाकी पॉपुलर तो होंगे लेकिन पार्टी किसी के गिर्द नहीं हुई। क्या आपकी राय इसके बारे में? दूसरे मसले को पूछने से पहले मैं वो एक नेशनलिस्ट लीडर था, और जो नेशनलिस्ट लीडर होते हैं वो कौम को इकट्ठा रखते हैं। और देखे ना किस तरीके से 1973 के आइन को बनाने के लिए कितनी कोशिश की। ये 1973 का आइन जुल्फिकार अली भुट्टो का अकेले का आइन नहीं है। नहीं, बिल्कुल
कंसेंसस, उसमें तमाम उन सियासी पार्टियों को शामिल किया गया जो उन ख्यालात के अपने अपने हामी थे। ठीक बात। लेकिन एक नेशनल लीडर ने उनको इकट्ठा किया और एक ऐसी चीज बना गया जो इससे पहले नहीं बन सकी। आप हकीकत मान जाए, आज जो पाकिस्तान की फेडरेशन मौजूद है उसमें उन सब बुजुर्गों हस्तियों का किरदार है। बहुत बड़े लोग थे वो लोग जी, बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े। और उसमें वली खान, मुफ्ती महमूद, प्रोफेसर गफूर, शेरबाज मुजारी, शाह नूरानी, आप नाम गिनते जाएं उनके। अब बुजिंजो, हाँ, मैं वली खान साहब, हाँ मैंने वली खान गिनाया जी, गिनवाया तो। देखिए अब बात ये, अब उन सब के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो एक स्ट्रॉन्ग पीपल्स पाकिस्तान के लिए थी। ठीक है। और ये सारे लोग, और इसमें मजहबी लोग भी थे, जो मजहबी लोग थे वो कोई गरीबों के मुखालिफ नहीं थे। नहीं, ठीक है, राइट। वो भी चाहते, आपने वो सारी मूवमेंट देखी है, आप मतलब पार्टी बनाने में एक तालिब इल्म के तौर पर शामिल रहे हैं और हमने एक तालिब इल्म के तौर पर वो तहरीक देखी है, दोनों अलग अलग पोल्स ऑफ पार्ट थे, लेकिन ये वो जो जमाना था वो कहाँ खो गया? अब तो वो सियासी शऊर नजर नहीं आ रहा हमें कहीं। बुरा ना मनाइएगा, वो खो दिया जब आप रूसियों को निकालने की जिदोजहद में शामिल थे और अमेरिका। वो तो बहुत बात की बात है भाई। नहीं सर, नहीं, उसी वक्त हो गया। भुट्टो वाज हैंग, भुट्टो की फांसी के कितने साल के बाद ये अमल शुरू हो गया, गिन लें, काउंट कर लें। उसके बाद हम अपने पांव पे नहीं खड़े हो सके। नेशनलिस्ट जो कॉन्सेप्ट है एक यूनिटी का, फेडरेशन को चलाने का इकट्ठे, वो खत्म हो रहा है। और मुझे खदशा एक और है मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ सर। ये हमारे तमाम जो लीडर आज के भी हैं ये 70+ हो गए हैं। नई लीडरशिप कहीं मुझे नजर नहीं आती। माशाल्लाह 2 नाम आप ले सकते हैं, एक बिलावल का और एक मरियम का, और किसी हद तक मुझे तो इसके अलावा वाकई अगर आपको कोई नाम याद आता तो आप मुझे बताइए। ठीक बात है, ठीक बात है। तो मुझे तो इस फेडरेशन में लीडरशिप नजर नहीं आती। अच्छा, जब हम ऐसी बातें करते हैं तो फिर हम इसलिए फिर कहते हैं, हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद आता है कि काश वैसे लीडर हो। इट इज नॉट वन जुल्फ़िकार अली भुट्टो। यकीन करें, मैं उन दिनों में ये देख रहा था, अगर आप उन दिनों की वो तारीख पूरी पढ़ लें 73 के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, ज़बानी याद है। हाँ, तो उसमें वो सारे एक दूसरे के मुखालिफ होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं बात कह रहा हूँ। They were opposing each other, but they were not opposing Pakistan. ठीक बात। Even not मुजीबुर रहमान। ठीक बात है, ठीक बात। अच्छा, Even not मुजीबुर रहमान। हाँ, और वली खान के बारे में हम इतनी तारीफ करते रहते कि लोग कहते थे पाकिस्तान बनाने में ये लोग मुखालिफ रहे, लेकिन उस जमाने में वली खान ही हो रहा था, यानी कि उन्होंने देखे वली खान का राइट था कि वो पाकिस्तान बनते वक्त फैसला करे कि वो साथ रहना चाहता नहीं है, उसका ये डेमोक्रेटिक फैसला था। लेकिन टूटते वक्त वो डट गया जी। और उन्होंने हलफ उठाया पाकिस्तान के आइन का, 73 के आइन का हलफ उठाया कि वी विल प्रोटेक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब मसला ये हो गया कि आज इस मुल्क को तोड़ने वाले तैयार हैं। आज सारा दिन मुल्क को तोड़ने की साजिशें होती हैं। IMF को खत लिख दो, अमेरिका को खत लिख दो, कांग्रेसमैन को खत लिख दो, UK वालों को खत लिख दो, पाकिस्तान का झंडा अमेरिका में जला दो, पाकिस्तान का झंडा बरतानिया में जला दो। आपको मैं कसमिया तौर पे पूछता हूँ, क्या आपने अपनी सहाफी जिंदगी में ऐसी हरकतें कभी भी अपनी उम्र में होती देखी? आपने खुद मौजूद जो मौजूद हम बात करना चाह रहे थे बना लिया। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब वो भाग रहे हैं, कहते हैं कि जी उन रोज हमें रसाई दो, फिर हम फैसला वहां होगा। और आज हुकूमत ने भी कह दिया है कि भाई इस तरह तो बात बहुत डिले हो जाएगी। क्या चक्कर है ये सारा? तो चक्कर ये कि वही गलती करना चाह रहे हैं जो PNA की तारीख में 2 लीडरों ने की थी। अच्छा, मैं 2 लीडरों का नाम नहीं लेना चाह रहा। जी, मैं समझ गया हूँ।
यकीन करें कि जो लोग 3 आदमी गए थे जुल्फकार अली भुट्टो के 3 आदमियों के साथ मिलने के लिए, तो दे वर ऑन द टेबल टू फाइनलाइज द थिंग्स। लेकिन कुछ उन 2 लीडरों की वजह से डिले हो गया था सारा कुछ, ठीक है। और वो इतना डिले हो गया कि मामला सबके हाथ से निकल गया। अब ये चाहते क्या है? सर मुझे बताएं, मैं और आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आपके और मेरे दरमियान कुछ तहरीरी बात होगी, आप मुझे लिख के देंगे इफ्तिखार अहमद, मैं आपसे आप जमीन लेना चाहता हूँ दरिया के पार। मैं कहता हूँ मैं दरिया के पार जमीन नहीं देना चाहता। अब आप लिख के देंगे दरिया के पार जमीन का मुतालबा करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा ना। ठीक बात, ठीक बात। आप लिख के कुछ दे ही नहीं रहे, आप लिख के कुछ मानने को तैयार ही नहीं है, तो सर मुज़ाकरात रोज रोज नहीं बदले जाते। तो आपका भी लग रहा है कि मुज़ाकरात अभी कुछ चलते दिखाई नहीं दे रहे जैसे कुछ लोग कह रहे हैं? अब सर मुझे तो बिल्कुल ऐसे लगता है, जो मेरा तजर्बा है बतौर एक जर्नलिस्ट के और एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के, एक्टिविस्ट नई बात बनेगी। सर मुज़ाकरात तो होंगे ना, शर्त ये कि आप क्या चाहते हैं मैं क्या चाहता हूँ, हमें लिख के देना पड़ेगा ना बाबा। ठीक है, ठीक है। वो कहते हैं हम लिख के देने को तैयार ही नहीं है। रोज एक नई चीज ले आए, रोज एक नई चीज ले आए। आपको पता है कि जो ये मुज़ाकरात हुए थे पीएनए के, उसमें रोज नई नई चीजें लाने के नतीजे में नुकसान हुआ, लेकिन फिर दे केम टू अ कंसेंसस कि ये हैं पॉइंट्स जिन पे हम बात करना बैठे। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, बहुत दिल करता है खुल के बात करने का, लेकिन वक्त बहुत कम है, और इससे पहले कि मुझे ज्यादा इशारे मिल जाएं, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने 2 मसाइल पर हमारी रहनुमाई की, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। ये सारा साथ ही मैंने आपका वो इफ्तिखार साहब उन लोगों में से हैं जो उस यानी कि जब पार्टी बन रही थी तो ये इसमें एज ए स्टूडेंट शामिल थे, द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट। तो मुझे ख्याल आया तो जिक्र कर दिया जाए तो अच्छा, इनसे रास्ता। इनका भी अब यही राय है कि अगर आप लिख के नहीं देते तो मुज़ाकरात जो है ना वो फिर किसी अंजाम तक मुश्किल से पहुंचा करते हैं। सही। तो अब ये भी शक में मुब्तला दिखाई देते हैं। ठीक है, पीटीआई को लिख के देना पड़ेगा। मेरे साहब जैसे पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी पहले भी हुकूमत को ये इशारे देते नजर आती है कि उस तरीके से हमें हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, उस तरीके से मामलात के अंदर हमसे मशवरा नहीं लिया जा रहा। तो अब फिर यही बातें सामने आ रही हैं, वो कह रहे हैं हमसे मशवरा नहीं लिया जा रहा। बात हम पहले भी करते रहते हैं, पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, वो शामिल भी है, फायदे भी उठा रही है, दबाव भी डाल रही है, ठीक है, जाएगी कहीं नहीं। ठीक है, सियासी दबाव क्यों डाल रही है? क्या वजह हो सकती है इस दबाव डालने की, जो बार बार दबाव डालने की? कोई पावर शेयरिंग का मामला है, मजीद कुछ चाह रही है? वो उनका स्टाइल है, जरदारी साहब की पॉलिटिक्स का स्टाइल है कि वो शेयरिंग मांगते हैं। ठीक है, उन्होंने पंजाब में गवर्नर लिया, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर लिया, खुद सदारत ली, उसके अलावा हमारे यहाँ पता नहीं कितनी महकमे होंगे, कोई लेस्को फेस्को किस्म के बहुत सारे जहाँ पीपल्स पार्टी के लोग होंगे। वो पीपल्स पार्टी पंजाब में स्पेस चाहते हैं कि बिलावल को उन्होंने अगर वज़ीर आज़म बनाना है तो लाजमी है कि पंजाब से उनकी कुछ सीटें आई हों। ये नहीं है कि सिंध की सीटों पर आप जाएं और कहीं 4 सीटें हमारे पास बलूचिस्तान में भी हैं, 2 हमारे खैबर पख्तूनख्वा में भी ले ली हैं, अब हमें बनाएं और पंजाब पूरे का पूरा मुकाबले में खड़ा हो। सही है। तो वो इस बात की कोशिश करते हैं जो उन्हें पूरी स्पेस मुस्लिम लीग भी दे नहीं पा रही। अब आइंदा इलेक्शन में अगर मुस्लिम लीग की वो कोशिश ताकत ना रही और उन्होंने कुछ ताकत हासिल कर ली तो वो अपना पॉइंट गेन कर लेंगे, वरना वो ये बहस सियासत की चलती रहेगी। ठीक है, सियासत चलती रहेगी। सियासी बयान आती हैं जो किए जा रहे हैं प्रेशर बढ़ाने के लिए। ठीक है जी, ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का जो इफ्तिताह है वो किया है, जो कि 5 साला इक़्तिसादी प्लान दिया है। ये पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना वैल्यूएबल होगा, इसके ऊपर आकर डिस्कशन करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हवाले से, जिन्होंने 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्रोग्राम जिसका नाम उड़ान पाकिस्तान रखा गया है उसका इफ्तिताह कर दिया है। और कहना यह है कि ये जो प्रोग्राम है पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा वैल्यूएबल साबित होगा। पाकिस्तान की जो मईशत पहले डिफ़ॉल्ट कर रही थी, अब उसको सही डायरेक्शन मिल चुकी है, तो अब इस डायरेक्शन के बाद आगे जाने के लिए जो ये मामलात हैं ये बहुत बेहतर होंगे। एक तरफ तो ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया गया, तो दूसरी जानब एक रिपोर्ट आती है जिसके अंदर ये कहा गया है कि गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी की शरह है वो 1.5% से बढ़कर वो 7.5% तक पहुँच चुकी है। एक तरफ तो इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो स्टार्ट किए जा रहे हैं,
और दूसरी जानब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसको काबू पाने के लिए जो इकदाम हैं उस तरीके से होते नजर नहीं आ रहे। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एहसन इकबाल क्या कहते हैं उड़ान पाकिस्तान के हवाले से, वो आपको सुनवाते हैं, फिर मीर साहब की तरफ आएंगे, इस पर बात करेंगे। जी मीर साहब, क्या प्रोग्राम है जो उड़ान पाकिस्तान मैशत के लिए कितना कारआमद साबित होगा? 2047 तक का प्लान दिया गया, पहले भी 2050 तक का प्लान दिया जाता था। ये हुकूमत आई है तो उनका सबसे बड़ा मसला जो उनके पास था, ठीक है, वो था कि कहीं मुल्क डिफॉल्ट ना कर जाए। ठीक है, और डिफॉल्ट ना कर जाए का मतलब ये था कि हमारे पास डॉलर नहीं था। सही है। और डॉलर ना होने का मतलब ये था कि हमारी एक्सपोर्ट ही नहीं थी, हमारी इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी। ऐसे में इन लोगों ने जितने भी रल्ले तरल्ले करने थे किए, ठीक है, मुल्क को स्टेबल किया, मीशत को। और सुना है कि इमरान खान ने भी कहा कि उन्होंने मुल्क मीशत स्टेबल कर दी है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। सही है। उसके लिए इन्होंने पूरी कोशिश की, प्लानिंग की कि हम कौन से ऐसे शोबे हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं बाहर से पैसा लिए बगैर। माइनिंग में कर सकते हैं, आईटी में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, इसमें हमें पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, मुल्की वसाइल इस पर काम आ जाएंगे। सही है। तो ये सारी काम ये करते रहे, फिर इसके मामले में फिर कुछ ये लोग सर जोड़ के बैठे। सही है। वजीर ख़जाना भी इनका, वजीर मनसूबाबंदी जो हैं एहसन इकबाल साहब, इनकी तो एक क्रेज़ है ना जी। 97 वगैरह में जब ये आए थे तो 2010 का प्रोग्राम पेश किया था, 13 साल का। सही है। और कोशिश की थी कि ये बताया जाए कि पाकिस्तान एक प्लानिंग के साथ चल सकता है। उस वक्त पाकिस्तान के 5 ईयर प्लान का भी तो एक ज़माने में पूरी दुनिया में मशहूर थे। हमारे प्लान लेके दुनिया के बहुत से मुल्क तरक्की कर गए। कोरिया का जिक्र किया जाता है, मबहूला का जिक्र आता है उस ज़माने में। लेकिन जब उस वक्त सूरत हाल ये थी कि अलग टप मुल्क चल रहा था, कोई प्लानिंग ही नहीं थी, जो जिसका दिल किया कर दिया। तो इन्होंने एक विजन के साथ एक प्लान बनाया। उस वक्त मेरी राय भी ये थी, ये नौजवान थे, हमारे दोस्त थे, कि भाई यंग आदमी हैं और इतनी बड़ी मुल्क की मनसूबाबंदी करना शायद इनके बस में ना हो। सही। लेकिन फिर इन्होंने जब दोबारा आए तो इन्होंने दोबारा इस मुल्क की मनसूबाबंदी की और सन 25 का मनसूबा पेश किया। ठीक है। और ज़्यादा मेहनत करके टारगेट बताया और सी पैक के सिलसिले में कॉन्स्टेंटली ये काम करते जा रहे हैं। और उस पर एक तरह के कोऑर्डिनेटर यही हैं पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है। अब जब इन्हें फिर मौका मिला है तो इन्होंने ये मनसूबा जो था इसमें बुनियादी रोल अदा की है। ठीक है। कहा जाता है कि इनका मंसूबा है, इनकी ये बात है, लेकिन वजीर ख़जाना भी इनका एक इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट है। ये बैठ के इसाक डाक बैठ इन्होंने एक मंसूबा बनाया क्योंकि हमारी मनसूबाबंदी तो हो ना जी। सही है। मुल्क ने किस सब जाना है, एग्रीकल्चर आनी है तो कैसे आनी है। सही है। अगर सी पैक से लेना, सी पैक 2 क्या होगा, हम चीन से क्या मांगे, अगर हमने कोई आईटी में आना तो आईटी में क्या रोल अदा किया जाए। सही है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। इसको इन्होंने एक शक्ल बना के अब उसका ऐलान कर दिया। सही है। नए साल के शुरू में ऐलान करने का मतलब ये है कि हम नए प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं। तो एक एपेक्स कमेटी बनाई हुई है जो इनकी इम्प्लीमेंट देखेगी। उस एपेक्स कमेटी की भी मीटिंग हुई और उन्होंने भी कई चीज़ों को इंडोर्स किया। फिर उसके बाद तो ये सारी एफर्ट ये बताती हैं कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अपनी मईशत को ठीक करें। और मईशत ठीक कर लेंगे तो हम बहुत से मसाइल से निबट लेंगे। खारजा पॉलिसी के भी हों, सिक्योरिटी के भी हों, उनको हम देख लेंगे और सियासत को भी देख लेंगे। ये है इनका 2047 तक का ये प्लान दिया गया है। जैसे इंडिया में देखने में आया कि एक प्लान बना था, उसके ऊपर जो भी गवर्नमेंट आई उसने इसको कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से इंडिया काफ़ी आगे भी निकल गया और मैशत उनकी बड़ी बेहतर हो गई है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी नई गवर्नमेंट आती है, पहले तमाम जो प्रोग्राम चल रही होती है उसको बंद कर दिया जाता है। तो इसके लिए भी कोई कानून साजी होनी चाहिए कि अगर कोई प्लान आया है उस पर कंसेंसस हो गया है तो उसको कंटिन्यू होना चाहिए ताकि एक तसलसल बरकरार रहे। इस पर कहा था मनमोहन सिंह ने कि जब वो आया था कि पाकिस्तान, उसको यहाँ नवाज शरीफ आए थे, उसने फ्री इकोनॉमी शुरू की थी। ठीक है। आप ग्रीन चैनल आते थे, आप सामान बाहर से लेकर निकल आते थे, कोई आपको तंग करते थे। और बहुत सी उन्होंने लिबरलाइजेशन की थी इकोनॉमी की। उसने कहा था पाकिस्तान जिस पॉलिसी पे चल रहा है, अगर चलता रहा और हमने इसे नजरअंदाज किया तो पीछे रह जाएंगे। सही है। उससे इंडिया ने वही पॉलिसी अपना ली। ठीक है। और हम लोग फिर आगे चल पड़े। पहले तो हमारी जमहूरियत हचकोले करती रही, नवाज शरीफ गए बेनज़ीर आई, नवाज शरीफ गए बेनज़ीर आई, उसके बाद मार्शल आया, कुछ अपना लगते थे,
रिजल्ट ये निकला कि हम बगैर किसी पॉलिसी के, बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी टारगेट के आगे चलते गए। और इंडिया उस पॉलिसी के तहत खास तौर पर मनमोहन सिंह ने मामले को इतना आगे बढ़ाया कि आज इंडिया वहां खड़ा है जहां वो बड़े फख्र के साथ बता सकता है कि उसकी इकानमी बहुत स्ट्रांग इकानमी है। आज से इकबाल यही कहते हैं कि अगर उस वक्त से हम ये चलते रहते, उस पॉलिसी पर लगे रहते, तो आज जाने हम कहां पहुंचे होते। सही है। इसहाक डार तो ये कहता है कि हम दुनिया की 24वीं मईशत बन गए थे, और इसमें कोई शक नहीं था कि अगर हम 2, 4, 5 साल और लगाते तो हम दुनिया के 20 मुल्कों में शामिल होते, जैसे क्लब ऑफ 20 अब कह लीजिए, जो मुल्क की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। सही। हमें इन्होंने मरवा दिया, ठीक है, हमें पीछे कर दिया, रिवर्स लगा दिया, सी पैक को रोल बैक कर दिया, बाकी काम हमें करने को नहीं दिए इन्होंने। रिजल्ट क्या है? कर्जे हम लेते जा रहे थे। सही है। इन्होंने कहा कि जब कोरोना आया उसके बाद इनकी मैशत पूरी दुनिया की तरह स्लैग हुई, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मैशत को तेज होना चाहिए। इन्होंने फिर इंपोर्ट ओरिएंटेड मैशत लगाई, और सन 19 के बाद पाकिस्तान ने जो कर्जे लिए हैं उसके बाद ये कर्जे अदा करने की पोजीशन में नहीं रहा। ठीक है, ठीक है। मेरे 2047 का जो प्रोग्राम है ये इंप्लीमेंट होता है नहीं होता, उसके क्या समरात आ सकते हैं? डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी मैशत हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, बात कीजिएगा मेरे साथ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। क्या ये उड़ान पाकिस्तान कोई उड़ रही है कि नहीं उड़ रही? बेहद शुक्रिया आपका। मतलब बात यह है कि जो उड़ान पाकिस्तान के तहत हमने ये कहा है कि 2035 तक इंशाल्लाह पाकिस्तान 1000 अरब डॉलर की मईशत होगी, और चूंकि इसका फोकस जो होगा बरामदात के जरिए होगा, तो 2035 तक हमने 60 अरब डॉलर का बरामदात का हदफ रखा है। अब मैं इसमें 2 बातें आपको बता दूं। पहले तो हम कहा करते थे हम एशियन टाइगर बनेंगे, अब उससे हम 10 बरदार हो गए हैं, बिल्कुल, इसलिए कि बांग्लादेश भी हमसे बहुत आगे है, भारत तो छोड़ दीजिए। और दूसरे के बरामदात में मैं आपको बता दूं, एक विजन 2030 था जो मुस्लिम लीग नून का था, उसमें था कि हम 2030 तक 150 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे। अब तो ये 60 अरब डॉलर की बात हो रही। बहरहाल, लेकिन इसके बावजूद जो मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको नाजरीन की खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फयाजी से जो हमें वसाइल दिए हैं, इंसानी वसाइल और मादी वसाइल, हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंतहाई शानदार है, उसमें ये हदफ बहुत मामूली है। अल्लाह ने हमें ये सलाहियत दी है, वसाइल दी है, अगर हम चाहें तो इससे बहुत बेहतर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होगा कि कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि 3 शराइत हैं अगर हम करना चाहते हैं। नंबर 1, मुस्लिम लीग नून ने जो अपना मंशूर बनाया था उसमें टैक्स था, बड़ा अहम तवानाई था, रेमिटेंसेस था, और उस पर अगर ये अमल करने की कोशिश भी करते हैं 50% भी, तो हम इससे ज्यादा हासिल कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये थी कि एक मिसाक तालीम भी बना था। अब तो मिसाक जमहूरी मईशत की बात होती है, एक मिसाल तालीम भी बन चुका है जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, PMLN भी थी, और 2010 में जो सूबों में हुकूमतें थी वो सब शामिल थी। ठीक है। उसमें ये तय हुआ था कि 2015 तक तालीम की मद में 7% हम खर्च करेंगे। अभी तो 2% भी नहीं कर रहे, तो अगर ये कर लें, ये मेरी दूसरी शर्त होगी। और तीसरी ये है कि जो भी पैसा आता है अच्छी हुक्मरानी, यानी उस पैसे का दानिशमंदाना इस्तेमाल करके सही पॉलिसी बनाए, ये अगर 3 कर लें तो ये आदाब बहुत मामूली हैं। अल्लाह चाहेगा तो हम इससे बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब एक हकीकत भी हम तस्लीम कर लें, क्या है, 1980 से 2018 तक 38 बरस है हमारे। इन 38 वर्षों में हमारा जो ग्रोथ रेट रहा है वो 4.75% रहा है सिर्फ। नंबर 2, 2019 से 2025 तक जो साल है, इसमें हमारी मईशत की शरह-ए-नमू 2% से भी बहुत कम है। ठीक है, ये हकीकत है। दूसरा ये कि हमारे 11 वर्षों में जो हमने बरामदात बढ़ाई हैं वो सिर्फ 6 अरब डॉलर बढ़ाई हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे 60। इसका मतलब ये है, ये हासिल करने के लिए जो मैंने 3 शराइत बताई थी उस पर अमल करना होगा। तो वो अमली तौर पर, वो तो एक नजरियाती बात थी ना, वो मैं आपको खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये शराइत हैं, ये आप इस पर अमल कर लें। वो कैसे करें वो भी मैं बता दूंगा। तो ये आदाब बहुत मामूली हैं, और अगर ये अमल खुदा न खास्ता नहीं करते तो आपको फिर बता दूं। तो मैं अब क्या कहना चाहता हूँ, नंबर 1, देखिए हमने एक हदफ रखा है टैक्सों का इस हुकूमत में 2027 तक 13.5% ऑफ GDP।
ठीक है, ये है खुद। अब ये 2027 में तमाम नए टैक्सेस लाने के बाद अब मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 95-96 में हमारी मईशत मुश्किलात का शिकार थी, कर्जों पर सूद भी बहुत कम था। उस 14.4 हम हासिल कर चुके हैं। तो आप तो 2027 में भी यानी 32 साल बाद भी वो नहीं करना चाहते तो फिर कैसे होगा? आपने फरमाया था बेरोजगारी के मुताबिक कुछ बात की थी। मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं मगरिब में था, बहुत सीनियर पोजीशन पे था अल्हम्दुलिल्लाह, वहां के माहिरीन डिस्कस किया करते थे बैंकिंग, लेकिन वहां मेरी रेपुटेशन हो गई थी कि ये बैंकिंग की बात तो करता है, इकोनॉमिक्स भी करता है, मगर इसकी स्पेशलिटी इस्लाम है। तो मैं उनको कोई तबलीग नहीं किया करता था। मैं तो उनको सिर्फ ये कहता था कि भाई मेरे मजहब ने मुझे एक बताया है ज़कात का निज़ाम। आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ, जब मैं उनको ज़कात का निज़ाम एक्सप्लेन करता था तो वो ये कहता था कि भाई अगर ये ज़कात का निज़ाम किसी एक मुल्क में भी आ जाए, मैं उनको फिगर देता था। तो उन्होंने ये मुझसे तस्लीम किया माहिरीन ने कि उस मुल्क में गुर्बत हो ही नहीं सकती। ठीक है, इस्लामी दुनिया में हो सकती है, मैं पाकिस्तान का भी गारंटी कर सकता हूँ। तो वो मैं वहां बताया करता था। अब यहाँ मैं आपको एक जुमले में बता देता हूँ। अब आप बेनजीर इनकम सपोर्ट में जो है ना, आप लोगों को फकीर बना रहे हैं। मैं 12-15 साल से एक ही बात कह रहा हूँ कि नहीं, आप एक आदमी गरीब है उसको रोजगार दें, फकीर मत बनाए। रसूलुल्लाह ने भी ये कहा था कि भाई अपना रोजगार कमाओ। तो मैंने ये कहा कि भाई एक आदमी को 5 लाख रुपए चाहिए रोजगार करने के लिए, शुरू करने के लिए। तो आप बैंकों को कहें कि आप उसको कर्जा दें 4 लाख रुपया, हुकूमत का 1 रुपया भी नहीं है, और 1 लाख रुपया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो फकीर बना रहे हैं वो यहाँ दे दे तो उसको 5 लाख मिल गए। अब तो जिसको आप 1 लाख दे रहे हैं उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन कर्जा 4 लाख होगा। शर्त ये होगी कि अगर उसने कर्जा अदा किया तो ये 1 लाख जो उसको बेनजीर से मिला था ये माफ हो जाएगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, ये लोग जो है ना, ये घरेलू खवातीन, आप 50 अरब रुपए अगर बेनजीर से प्रोग्राम से यहाँ निकाल दें और 250 अरब के कर्जे दिला दें तो 2-3 साल में कहाँ रहेगी गुर्बत, कहाँ रहेगी बेरोजगारी? मगर हम करने के लिए तैयार नहीं है। ज़कात का निज़ाम का मैं आपको बता दूं, कुरान ने लिखा है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप वसूल करें ज़कात। हम वो निज़ाम बनाना नहीं चाहते। लोग, मौलवी भी खुश है, दूसरे भी खुश है कि भाई ज़कात आ रही है, मदरसों में आ रही है, वहां जा रही है। नहीं, ये ज़कात को कुरान ने कहा है कि आप इकट्ठी करें, और मैं फिर उसको माइक्रो फाइनेंस से लिंक कर दें और इस्लामी बैंक भी जो है वो करना शुरू कर देंगे। तो गुर्बत, बेरोजगारी तो हमारे हो ही नहीं सकती। और जो अरब ममालिक जिनको अल्लाह ताला ने दौलत दी है, वो जब ज़कात देंगे तो उनके मुल्क में तो शहरी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे खैरात नहीं चाहिए, मेरे मुल्क में, नाइजीरिया में, बांग्लादेश में आप ज़कात के पैसे से सनत लगाएं, मुस्तहीकीन को नौकरी दें, उसका प्रॉफिट वहीं लगा दें, तो वहां से आप जो एक्सपोर्ट होगा वो आप ले लें। तो हमने इस्लामी दुनिया के लिए भी बना के दिया कि भाई उनके लिए भी होगा कि रोजगार देंगे, ज़कात खैरात कोई नहीं मांग रहा। आप यहाँ सनतें लगाएं, मुनाफा वहीं दे दें, और जो वहां से प्रोडक्ट बने उसको आप इंपोर्ट कर लें। तो ये इस्लाम ने दिया है, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, आपने बहुत तफसील के साथ सारी बात को वजाहत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। डॉक्टर साहब ने बड़ी वजाहत कर दी है। अब इसमें मजीद मैं क्या कह सकता हूँ सवाल इसके कि उन्हीं की बात पे अमल किया जाए तो निज़ाम सब जो बातें वो कर रहे हैं और जो बातें हम कर रहे थे पहले, प्लानिंग की बातें कर रहे थे, तो इन सारे मामलात में भी आपको जो बेरोजगारी की मामलात सारे हैं, तो प्लानिंग की ही आपको कमी नजर आ रही है? प्लानिंग कमी। वो उन्होंने जो बात की है बेरोजगारी, तो देखें जब आपकी मईशत बेहतर होगी बेरोजगारी खुद ही खत्म हो जाएगी। बेरोजगारी खुद ही खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, और इसके साथ ही बात करेंगे कि चीन की जानब से भारत को एक और धचका लगा है। वो धचका क्या है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉट जी। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। आज रियासत जम्मू कश्मीर की जो अवाम है वो यौम हक के खुद अरादियत मना रहे हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के सदर हैं या वज़ीर आज़म हैं उनकी तरफ से पैगाम दिए जा रहे हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की जानब से पैगाम दिया गया कि जो कश्मीरियों की जद्दोजहद है और उसको कभी भी दबाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनका भी ये बयान सामने आता है। इनका कहना है कि कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सफारती हमायत भी हम जारी रखेंगे। इस टॉपिक के ऊपर तो बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे भारत और चीन की। भारत को लद्दाख के मुकाम पर एक और धचका लगा है, और जो चीन है उसने लद्दाख का अहम हिस्सा वो अपने नाम कर लिया है, और लद्दाख के मुकाम पर 2 नई काउंटीज़ बनाने का ऐलान भी कर दिया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे। पहले बात करते हैं कश्मीर के ऊपर। मीर साहब, कश्मीर की बात करते हैं। आज जो कश्मीर की आवाम यौम हक के खुद अरादियत मना रहे हैं, क्या पैगाम है इसका, क्या है इसका सारा मामला? ये यौम, एक तो कश्मीर के अब इतने दिन मनाते हैं हम कि ये भूल जाता है कि ये दिन कौन सा है। ये दिन कौन सा है? जुलाई के महीने में शायद 3 दिन आते हैं। बुरहान वानी का दिन आता है,
और कोई यकजहती का दिन है, कोई बुरहान वानी का दिन है, कोई दिन है कि इस दिन कश्मीर शामिल किया गया था इंडिया के साथ, कोई दिन है कि इस दिन रेजिस्टेंस शुरू हुई थी हमारे। हर एक कोई यानी कि पता नहीं 8-10 दिन हमने साल के बना दिए हुए हैं। तो दिन मनाना अच्छी बात है। ये दिन वो दिन है कि जब पाकिस्तान और इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा में ये एग्रीमेंट किया था 49 में कि हम जो है कश्मीरियों को उनका हक़ खुद अरादियत देंगे। ठीक है। और हक़ खुद अरादियत से फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं कि इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। थर्ड ऑप्शन नहीं था। सही है। पाकिस्तान या इंडिया। और वो मुकर गया उस बात से। उनको यकीन दिलाता रहा, कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिए रखा, और ये था कि कोई इंडियन कश्मीरी शहरी नहीं बन सकता। उनको और बहुत सी बारात दी। उनका जो हेड था वजीर आजम कहलाता था। सही है। वजीर आला नहीं कहलाता था। मोदी ने आके सारा सत्यानाश कर दिया। वो 370 की जो थी शिक वो निकाल दी और कहा कि ये इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। सही है। अगरचे उससे अभी कंट्रोवर्सी वहां पैदा हुई ही है और हंगामा हुआ है, लेकिन यह है कि पाकिस्तान का तो काम है ना कि पाकिस्तान याद दिलाता रहे कि यह सलामती कौंसिल तुम्हारे ज़ुम्मे पूरी दुनिया का अमन है, और तुम्हारा अपना ये हाल है कि एक करारदाद जो तुमने पास की थी वो लटक रही है, उस पर अमल नहीं हो रहा। सही है। कह रहे जी वो उस करारदाद जो थी वो जिससे होता है ना जी कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, वो नहीं थी बल्कि एक असूरी तौर पर पास की गई थी। अच्छा, ठीक है। वो सेक्शन फला के तहत की, सेक्शन फला के तहत थी, उस थी। कुछ भी हो, आलमी ज़मीर ने इस बात का इजहार किया था जिसमें रूस और अमेरिका सब शामिल थे। उस जमाने में रूस और अमेरिका इकट्ठा होना मामूली बात नहीं थी। सब शामिल थे कि कश्मीरियों को हक के खुद अरादियत दिया जाएगा। वो नहीं दिया। सही है। तो उसके नतीजे के तौर पर सूरत हाल जो पैदा होनी थी, पाकिस्तान उसमें प्रोटेस्ट कर रहा है। सही है। याद दिला रहा है दुनिया को, और उस वक्त याद दिला रहा है जब वो सलामती कौंसिल का रुकन बना है। सही है। आर्जी रुकन ये होती है ये तो, और उधर सारे कश्मीर पर कब्जा कर लिया है। सही है। लेकिन बस नहीं चलता उसका चीन के मुकाबले में। सही है। सरहदें ऐसी हैं लद्दाख के साथ चीन की, यानी कि कश्मीर लद्दाख जम्मू एक ही इलाका हुआ ना, कि सरहदें ऐसी हैं कि पहाड़ी इलाका है, कोई सरहद कोई लाइन तो नहीं है नहीं कि ये तुम्हारा इलाका है ये हमारा इलाका। उन्होंने कुछ वहाँ उनकी इंस्टॉलेशन थी, उन्होंने 2 काउंटीज उसमें शामिल कर ली कि ये तो हमारा इलाका है। सही है। जैसे हम कहते हैं कि सियाचिन जो है वो कोई उनका इलाका नहीं था। ठीक है। तो बहरहाल इंडिया इस पर चीनी तो है, लेकिन चीन से लड़ाई करना और वो भी लद्दाख में जाकर लड़ाई करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए सूरत हाल तो कोई इतनी कमज़ोर नहीं है कि पाकिस्तान चीन के साथ एक कोलैबोरेशन करके अगर कोई हिकमत अमली तय करे तो उसके लिए कोई लद्दाख के मामले में जो चीन है वो तो बार बार भारत को कहीं ना कहीं धचका दे देता है, कहीं ना कहीं झटका उनको दे देता है। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान उस तरीके से रिटेलिएट नहीं कर पाता? सिर्फ हम दिन ही मना रहे हैं, यहाँ पर कहते रहे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान सिर्फ तकरीर करता है, ऐलान करता है। अब तो खारजा पॉलिसी की फाइलों में भी उसको जिक्र नहीं मिलता। सही है। जब कहते हैं कि नवाज नसरुल्लाह गए थे, इसके कश्मीर कमेटी के सदर बना दिया गया उन्हें, वो बेचारे अपना हुक्का छोड़ के सगार पकड़ के चल दिए। ठीक है। तुर्की पहुंची, तुर्की के वजीर ने कहा बड़े आराम से सुनकर कि आप आए हो तो अब आप अपनी फाइलें देखते हैं। ठीक है। हम तो वो भूल ही गए। ठीक है। इस मसले को हमारे दोस्त भूल गए थे कि कश्मीर का मसला भी है कोई पाकिस्तान। सही है। हमने इस मसले को नजरअंदाज कर दिया है। ठीक है। इसको जिंदा रखना तो हमारा काम था ना जी, और कुछ नहीं कर सकते थे, मसले को जिंदा तो रखते ना। जो कहा जाता था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उधर इंडियन गवर्नमेंट ने वो कश्मीर अपने नाम ही कर लिया है। उसके बावजूद पाकिस्तान की गवर्नमेंट होगी जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसको ले लें या आपकी गवर्नमेंट ले लें, दिन ही मना रही है, कोई प्लेटफॉर्म पे जाकर कुछ नहीं कर रहे हैं, उठा रही, कुछ नहीं कर रही। यानी कि जरदारी साहब भी अगर ज्यादा कर रहे होंगे तो उनका मकसद ये होगा कि वहां जो पीपल्स पार्टी है उनकी पार्टी 2-4 सीटें और ले जाए। सही है। वहाँ मुस्लिम लीग की सीटें हैं, उनकी भी हैं। पहले आसान काम था, सरदार कयूम की वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी जो कश्मीर की पुरानी जमात थी, कश्मीर में पाकिस्तान की जमातें जो थी वो नहीं बनाया करती थी अपना ग्रुप। अब हमने बना लिए हैं तो वहाँ पीपल्स पार्टी भी लगी हुई है, PTI भी लगी हुई है, तहरीक इंसाफ भी लगी हुई है, मुस्लिम लीग नून भी लगी हुई है। अजीब खिचड़ी पकी हुई है। सही है। तो कोई पॉलिसियां हम बना नहीं पाते मेरे साहब। एक तो जम्मू कश्मीर है जो आज़ाद कश्मीर है, जब ये सारे मामला देख रहे हैं वहाँ के लोगों में थोड़ी मायूसी पैदा हो रही है।
तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो रहे हैं, वो भी आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं। नहीं, तो यहाँ उसका का इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ रहा है। यहाँ का प्रोटेस्ट की और रीजंस भी हैं। ठीक है। इसकी प्रोटेस्ट की रीजन ये है कि हम इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट हमने मुजफ्फरबाद में बैठाई हुई है, जो नए मसाइल पैदा कर देती है। हमने उनके सारे इलाके में मंगला डैम बनाया हुआ है। सही है। और कुछ उनको गारंटी दी थी, बिजली की दी थी, कुछ और दी थी, गंदम उनको हमने देनी थी, सप्लाई करनी थी, ठीक है। वो हम कर नहीं पाते थे। सही है। यानी कि उनका बजट हम बनाते हैं, पैसे हम देते हैं, जब हम उनको वो पूरे वसाइल प्रोवाइड नहीं करेंगे जो हमने करने हैं, ठीक है। तो फिर उन्हें सब्सिडाइज करना पड़ेगा। सही है। वो हम करते नहीं है। ठीक है। अब इस वक्त बरतानिया की सरजमीन पर सबसे ज्यादा आबादी जो है वो कश्मीरियों की होगी। सही है। खासतौर पर ये जो मीरपुर, जम्मू का इलाका, मीरपुर का इलाका पाकिस्तान के हिसाब से मीरपुर का इलाका है, वही जो मंगला डैम से उठ के गए बेचारे। सही है। सही है। तो ठीक है। अगर हम कुछ नहीं करते उनके लिए और उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं तो जुल्म की बात ये है। ठीक है जी, अगर आप उनको अपने हाल पे छोड़ देते हैं, जुल्म की बात है। क्योंकि हम प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन कम से कम ये कश्मीर का मामला है, इसको हाईलाइट तो कर सकते हैं, इस पे आवाज़ तो उठा सकते हैं, लेकिन आवाज़ भी नहीं उठाई जाती। जो एक अलामती दिन बना दिए गए हैं, सिर्फ वो बनाते हैं। एक दिन का सारा गेम होता है, एक दिन की सारी खबरें होती हैं, उसके बाद वो जो मामला है वो फिर ठप हो जाता है। इसके ऊपर कोई अमल होना चाहिए, कश्मीरियों के साथ खड़े होना चाहिए अमली तौर पर। आज के जो प्रोग्राम है उसका वक्त खत्म हो गया। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी प्रोग्राम गहरी नज़र में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।